सदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, परंपरागत फसलों की खेती के साथ साथ अगर आप औषधीय पौधों की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा आर्थिक मुनाफा हासिल कर सकते हैं। बदलते समय में अब काफ़ी लोगों का रुझान औषधीय पौधों की ओर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि इससे बनती दवाइयाँ हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो रही हैं। कई हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि आज के समय में औषधीय पौधों की खेती कर अच्छा आर्थिक मुनाफा हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं औषधीय पौधों की खेती तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। हमारे देश में लंबे समय से ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज भी करीब 65% लोग औषधीय पौधों का उपयोग करते हैं। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसे उच्च जैव विविधता वाले देश का दर्जा दिया जाता है। पौधों की ऐसी कई किस्में हैं जो सिर्फ भारत में पाई जाती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन का असर औषधीय पौधों की किस्मों पर भी पड़ा है। कई प्रजातियां आज विलुप्ति की कगार पर है, लेकिन सही कदम उठाए जाए तो इन्हें न सिर्फ बचाया जा सकता है बल्कि इससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। हमारे देश में कई तरह के औषधीय पौधे लोकप्रिय हैं, जैसे अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गुलर। बदलते हालात में एक बार फिर औषधीय पौधों के महत्व को तेजी से अपनाया जा रहा है, जिससे खेती के क्षेत्र में भी किसानों के लिए सुनहरे अवसर खड़े कर दिए हैं। किसान पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती करके अधिक आय ले सकते हैं। हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का हर संभव सहयोग कर रही है। राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड वर्तमान में पूरे देश में औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर काम कर रहा है। इसके तहत उपज के मूल्य संवर्धन, भंडारण व विपणन के लिए सहायता दी जा रही है, जिसके तहत किसानों की भूमि पर प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की खेती करना, पौधों की आपूर्ति के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, आगे के संपर्कों के साथ फसल कटाई के बाद प्रबंधन इकाइयों की स्थापना, प्राथमिक प्रसंस्करण विपणन अवसंरचना तैयार करना। खेती में सहायता करने और बढ़ावा देने के लिए करीब 140 प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। खेती की लागत से 75% की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना के तहत गुजरात राज्य में पिछले 3 साल के दौरान औषधीय पौधों की खेती गतिविधियों के लिए कुल 467,41,000 रुपए को मंजूरी दी गई है। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज से अगले 2 सालों में 4,000 करोड़ रुपए के व्यय से हर्बल खेती के तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को करीब 5,000 करोड़ रुपए की आय होगी। कृषि के दायरे बढ़ रहे हैं। किसान अब उन रास्तों पर चल रहे हैं जहां से सफलता की मंजिल साफ दिखाई देती है। हर्बल उत्पादों की ओर बढ़ते भारत में हर्बल पौधों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसका प्रयोग दवाइयों के साथ साथ कई तरह के उत्पादों में किया जा रहा है। इस बढ़ती उपयोगिता से विकास की अपार संभावनाएं बन रही है, जिससे किसान तो आत्मनिर्भर होंगे ही, साथ ही स्वदेशी उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी।
ये सर कैमोमाइल है और इसका उपयोग जैसे हम लोग हर्बल और यहाँ जैसे आते हैं लोग ले जाते हैं, विशेष तौर से इसका सौंदर्य प्रसाधन में यूज होता है, शायद वो लोग बताते हैं। कैमोमाइल की नर्सरी हम लोग जब ठंडी शुरुआत होती है, जैसे आपका दिसंबर वगैरह, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नर्सरी इसकी की जाती है। जैसे आपका मिर्च वगैरह का किसी चीज़ की जाती है। और इसके बाद नर्सरी जब हमारी 20 से 25 दिन की हो जाती है, लगभग इतनी बड़ी बड़ी, तो हम उसको खेत में रोपाई इसकी लगभग 1-1 फुट पे रोपाई इसकी कर देते हैं। 1-1 फीट पे रोपाई करने के बाद पानी उसके पीछे पीछे पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद लगभग 10-15 दिन बाद हम इसकी एक निराई करवानी है। और निराई के लगभग 1 महीने जब हमारा हो जाता है तो इसमें फूल आना चालू हो जाता है। तो इसमें फूल इतने आते हैं कि हमारे 10-15 मजदूर एक तरफ, जैसे वो कल का टूटा हुआ है, अब ये आज इसे इधर टूटेगा, इधर टूटने नहीं पाएगा, फिर से उधर हमारा फूल आ जाएगा। और फूल कलेक्शन करवा के हम इसको सुखवाते, जैसे जैसे होता है सुखवा के पॉलीथीन में पैक करके रखते रहते हैं। जैसे हमारा मटेरियल मतलब हमारा तैयार हो गया, हम व्यापारी आएगा यहाँ से लेके जाएगा। और रेट में अपना लगभग 25 से लेके 32 तक, मतलब क्वालिटी के ऊपर होता है, जैसे हम क्वालिटी बना लें। जैसे अपना ये फूल ये है कि ऐसे इसमें ये पत्ती वगैरह नहीं है, और ये सूखने के बाद इसी तरह अगर बना रह गया तो इसका रेट हो जाएगा हमारा लगभग 30 और 32 हज़ार रुपये किलो। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, हम अपने आज के सेगमेंट में आपको जानकारी देने वाले हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, मधुमक्खी पालन कोई भी आसानी से कर सकता है। हमारे युवा किसान जो कि कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर जो रोजगार की तलाश में हैं, वो भी मधुमक्खी पालन करके अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। हमारी महिला किसान बहनें भी मधुमक्खी पालन से जुड़कर अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं मधुमक्खी पालन तो ये विशेष रिपोर्ट हमारी जरूर देखिए। कृषि को नए आयाम देने के लिए खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन लोकप्रिय होता जा रहा है। मधुमक्खियों से शहद के अलावा अन्य उत्पाद भी मिलते हैं जिसे प्रसंस्करित कर अतिरिक्त मुनाफा कमाया जा सकता है। मधुमक्खियों के बारे में बेहतर जानकारी लेकर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हर वर्ग का किसान या युवा आसानी से कर सकता है।
क्योंकि इसमें शुरुआती खर्च बेहद कम होता है। उपलब्ध पूंजी और स्थान के हिसाब से व्यवसाय का स्वरूप घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इसीलिए छोटे या भूमिहीन किसानों के लिए ये व्यवसाय वरदान से कम नहीं। मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए किसान इनका कृत्रिम रूप से पालन कर शहद निकालते हैं। इन्हें पालने के लिए मौन ग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन ग्रह लकड़ी का एक विशेष प्रकार से बना बक्सा होता है, जिसका सबसे निचला भाग तलपट कहलाता है। तलपट के ठीक ऊपर वाला भाग शिशु खंड कहलाता है। शिशु खंड में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाए जाते हैं। वह मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक, रानी व नर रहते हैं। मौन ग्रह के 10 भाग में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी द्वारा शहद का भंडारण इन्हीं कक्ष में किया जाता है। मधुमक्खियों का पोषण पराग व मकरंद द्वारा होता है, जो फूलों से मिलता है। व्यवसाय शुरू करने से पहले पालक इस बात को सुनिश्चित कर ले कि मधुमक्खियां अपना भोजन कहां से प्राप्त करेगी। इसीलिए बक्से ऐसे स्थान में रखें जहां पेड़ पौधे बहुतायत में लगे हो, या फिर खेत के बीचों बीच भी रखे जा सकते हैं। मधुखंड में स्थित चौखटों में जब 75 से 80% तक शहद जमा हो जाए तो शहद निकाल लिया जाता है, जिसे साफ करके बोतलों में भरकर आसानी से बेचा जा सकता है। किसान चाहे तो अपना समूह बनाकर भी अपने उत्पाद बाजार में बेच सकते हैं। इस तरह से मधुमक्खियां भूमिहीन किसानों और युवाओं का भविष्य संवारने में सक्षम है। बस जरूरत है सही जानकारी लेकर आगे बढ़ने की। भारत कृषि प्रधान देश है और जहां पर हम देखते हैं कि जो हमारे लाभकारी कीट हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है कृषि उत्पादन में। और मधुमक्खी पालन जो है वो एक अच्छा व्यवसाय भी है। और अगर हम देखें तो उत्पादन की दृष्टि से ये परपरागण की क्रिया करके हमारे उत्पादन को बढ़ाने का कार्य करती है। मधुमक्खी पालन जो है वो भारत में 3 तरह की मक्खियाँ पाई जाती हैं। एक तो एपिस फ्लोरा है, जो बहुत छोटी आकार की मक्खी होती है, जिससे हमें 750 ग्राम तक शहद मिलता है। दूसरी मक्खी होती है एपिस सिराना इंडिका, जो मधुमक्खी पालन के लिए प्रयोग में लिया जाता है, एपिस सिराना इंडिका। इसके साथ साथ एक और मक्खी एपिस डॉर्सेटा, जो बड़ी मक्खियाँ होती हैं, जो बहुत एग्रेसिव होती है और जिसको हम पालने की दृष्टि से उसे नहीं पाल सकते। जो बड़े बड़े आपने देखा होगा टंकियों में या बड़े बड़े पेड़ों में बड़े छत्ते लगाती है और इनके छत्ते करीब 1 मीटर के लगभग होते हैं। लेकिन इस पे अभी बहुत अनुसंधान चल रहा है। अगर ये पालने के योग बन जाए तो शायद इसमें हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। भारतवर्ष में जो है 60 के दशक में जो है इटालियन से ये जो मक्खी है जो पाली जा रही है वो इटालियन मधुमक्खी है, एपिस मेलिफेरा। ये इटली की मक्खी है। और पूरे एक बॉक्स के अंदर 3 तरीके की मक्खियाँ होती हैं। रानी होती है, नर होता है और वर्कर होता है। रानी का काम है वो अंडे देने का काम है, जो पूरे उसमें अंडे देती है, जो प्रतिदिन करीब 1500 से 2000 अंडे प्रतिदिन वो दे सकती है। इसके साथ साथ जो नर का काम है वो सिर्फ संभोग करना है और वो पूरे एक बॉक्स में 200 से 400 मक्खियाँ होती हैं। वो निर्भर करता है उसके ऊपर, जब हमारे पास बहुत कुछ उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ जो वर्कर है वो सारा काम करती है। वो वर्कर जो है वो शहद लाने का काम करती है, पराग लाने का काम करती है। मधुमक्खी पालन से जो है वो हमें जो है वो शहद मिलता है, इसके साथ साथ वैक्स मिलता है, पराग मिलता है। और जो हम देखते हैं कि ये शहद जो है बहुत ही अच्छा गुणकारी होता है, जो हमारे बहुत से औषधि में प्रयोग किया जाता है। पराग भी जो है वो औषधि के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। उसे हम इसके सिरे में लगा करके उसका कलेक्शन का काम करते हैं। और इससे जो है एक बॉक्स से हमें 40 से 50 किलोग्राम शहद तक एक बॉक्स से, जो हमारी इटालियन मधुमक्खी है जो एपिस मेलिफेरा, इससे एक बॉक्स से हमें 40 से 50 किलोग्राम शहद मिलता है। इसका सबसे अच्छा समय जो है वो सितंबर से लेकर के और मार्च तक जो है, जहां पर हम अधिक से अधिक शहद को प्राप्त कर सकते हैं। ये से कोई भी किसान भाई या जो युवा जो है वो इसे कर सकता है। खेती के साथ साथ ये मधुमक्खी पालन करके वो अपने लाभ को कमा सकता है, अतिरिक्त वो आय अर्जित कर सकता है। इसके साथ साथ जो है उसका कृषि में उत्पादन भी बढ़ सकता है।
अभी आपने मधुमक्खी पालन से संबंधित ली कुछ खास जानकारियां। अब आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और साथ ही दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी। थोड़े से लाभ के लिए कुछ किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये रासायनिक खाद क्षणिक लाभ देती है और इसके लगातार इस्तेमाल से भूमि बंजर हो जाती है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर किसान जैविक खेती की तरफ वापस जा रहे हैं, वो भी आधुनिक बदलाव के साथ, जिससे लागत में कमी और मुनाफे में इजाफा किया जा सके। हरियाणा करनाल के किसान जगत राम ने भी अपने खेतों में कुछ ऐसी ही अभिनव प्रयोग किए। उनके खुद के बनाए मॉडल में जगत राम जी 1 एकड़ खेत से करीब 40 से 50 हजार की आमदनी ले सकते हैं, जिसमें देसी बीज, जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। वे बताते हैं कि वे शुरू से ही खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन साल 2009 में उन्होंने जैविक खेती करना शुरू किया। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले वे भी सामान्य खेती किया करते थे, लेकिन उनके परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार होता रहता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। फिर किसी महानुभाव के एक वीडियो ने उन्हें जैविक खेती के गुणों से अवगत कराया और वे पूरी तरह से जैविक खेती से जुड़ गए। आज वे अपने खेतों में 3 तरह की खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें देसी गाय के गोबर से बनी खाद, 6 से 8 तरह की हरी खाद,
फसल अवशेषों से बनी खाद का उपयोग कर रहे हैं। वे रबी में करीब 40 फसलें व खरीफ में करीब 40 फसलें लेते हैं। इसके लिए वे अंतर फसल विधि का प्रयोग करते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि फसलें आपस में प्रतिस्पर्धा न करके एक दूसरे के बढ़वार में सहयोग करें। इसके लिए किस फसल के बाद कौन सी फसल लगाई जाए, जगत राम जी इसका खास ख्याल रखते हैं। मैंने इस काम को बहुत मजबूरी में किया था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, काम में कमी नहीं थी। कुछ बीमारियों की वजह से मैंने काम बिल्कुल मजबूरी में किया था। मेरा खुद बुरा हाल था, पूरा शरीर मेरा मतलब टांगे जैसे गल चुकी थी। उंगलियों पे मेरे पूरी 10 की 10 उंगलियों पे बैंडेड पट्टियां लगी रहती थी। दिन रात 24 घंटे 2-2 3-3 बार बदलता था। मैं टूट चुका था, मैं खुद स्वस्थ नहीं हूँ। ऐसे ही मेरे घर में मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी। मैंने ये काम मरते हुए किया था मजबूरी में। परंतु आज खेती में मुनाफा है या ना है, ये खेती करना मेरा शौक बन गया। वे मानते हैं कि किसान को इस तरह से खेती करनी चाहिए कि उन्हें बाजार से सिर्फ नमक खरीदना पड़े। इसलिए वे अपने खेतों में अनाज फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, मौसमी सब्जी फसलें, मसाला फसलें, औषधीय फसलें, लगभग हर तरह के फल की खेती करते हैं। इन फसलों को पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद मिलती रहे, इसके लिए जगत राम जी ने 14 देसी गाय पाल रखी हैं। गाय के दूध को बेचकर वे अतिरिक्त मुनाफा भी कमा रहे हैं। सबसे पहले आप छोटा एरिया से, अब अगर आप 5 एकड़ के किसान हो ना, तो सिर्फ आधा एकड़ से परिवार की सहमति के साथ इस काम को शुरू करो। और सिर्फ इसमें मुनाफा मत देखना, अपने घर की जरूरत पूरी करो। अनाज, दाल, तेल, सब्जी, फ्रूट वगैरह, ठीक, फ्रूट थोड़ा बाद में। ये करते 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 आपके नियर डियर, मैं अपनी कहानी बोल रहा हूँ, मैंने जो किया, ये करते करते आपके नियर डियर कुछ जानने पहचानने वाले आपसे सामान खरीदना शुरू करेंगे, आपके सामान की इज्जत और कदर करेंगे वो लोग। और धीरे धीरे आपको ये नहीं पता चलेगा कब मैंने ये काम शुरू किया और कब इसमें मुनाफा आना शुरू हो गया। और ये बहुत जबरदस्त इस तरीके से करोगे ना, इससे बड़ा कोई भी कमाई, कोई उद्योग नहीं है। जगत राम जी का खेती मॉडल उन किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है जिनके पास थोड़ी भूमि है। इसके साथ ही किसान चाहे तो बाजार की नब्ज को समझकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें वे जैविक रूप से तैयार फसलों का प्रसंस्करण कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो खेती में अपार संभावनाएं हैं जो तरक्की की ओर ले जा सकती हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।